हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान बजट, जो कि 23 फरवरी 2022 को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या कुछ खास है आप लोगों के लिए, क्या कुछ खास है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को ही लेंगे ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। और कुछ ऐसे फैक्ट्स लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सारी बातें बहुत अच्छे से जान पाएं। और इस तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको हैंड टू हैंड ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो भी अभी यहाँ पे बजट में जो भी बातें कही गई हैं वही उनको जब हम आगे प्रोसेस में लाएंगे तो उनके लिए कुछ योजनाएं लाई जाएंगी सरकार के द्वारा, और उन्हीं योजनाओं से आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे। इसी वजह से ये बजट हमारे लिए कुछ खास हो जाता है। इस बार के बजट में क्या कुछ खास था? इस बार का जो बजट पेश किया गया था वो दो बजट पेश किए गए थे। एक तो था आम बजट, जो कि अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक बजट था एग्रीकल्चर बजट, मतलब कि कृषि बजट। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। क्या कुछ खास है आम बजट में, आम जनता के लिए, स्टूडेंट जो हैं उनके लिए क्या खास है, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बार प्रोविज़न किया गया है। सबके लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सौगातें हैं, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जो बजट है ये हमारा मनी बिल होता है। ठीक है, धन विधेयक है, और धन विधेयक को जब भी प्रस्तुत किया जाता है तो अगर स्टेट की बात करते हैं तो राज्यपाल की परमिशन से ही इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो वहाँ के जो लोकसभा राष्ट्रपति हैं उनकी परमिशन के साथ ही ये प्रस्तुत किया जाएगा। डन। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस बार का जो बजट है वो कुछ खास था, और क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसे बहुत ही शायराना अंदाज में प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्या कहा था? ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया है। तो इस प्रकार से शायराना अंदाज में इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया था। और इस प्रकार आज का ये जो बजट था ये सबसे लंबा भाषण भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 2 घंटे 56 मिनट, या बोल सकते हैं 3 घंटे तक ये बजट चला था। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए क्या कुछ खास है, और इवन महिलाओं के लिए, सबके लिए क्या कुछ खास है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी शहरी योजना। ठीक है, अब ये योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो ये थोड़ा सा रोजगार से संबंधित है। आप मनरेगा को जानते हैं ना? मनरेगा में क्या है कि गांवों में जैसे कि सड़कों वगैरह का विकास करना है तो गांवों के लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, वैसा ही, उसी की तर्ज पर, उसी के ही जैसा एक और हम रोजगार लेकर आ रहे हैं। सरकार बोल रही थी 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक है, मनरेगा की तर्ज पर, और उसे नाम क्या दिया है? इंदिरा गांधी शहरी योजना। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में यहीं से ही क्वेश्चंस बन के आएंगे। मनरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिन के, ठीक है, मनरेगा में अभी तक क्या प्रोविज़न था कि 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, बट अब क्या कर दिया है? 100 दिन की जगह 125 दिन। मतलब अगर कोई व्यक्ति मनरेगा में है, ठीक है, कोई गांव का है, तो अब उसको 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कोरोना से प्रभावित स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 3 माह के ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे, स्मॉल कोर्सेज रहेंगे, जिसके जरिए फटाफट से उनकी सिलेबस को कवर करवाया जाएगा जो बच्चे स्कूल नहीं थे, जिनके सिलेबस वगैरह पेंडिंग है। आगे चलते हैं युवा रोजगार। हमें तो इसी से काम है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम सभी चाहते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज निकलें, बहुत सारी भर्तियां आए और हम सेलेक्ट हों। ठीक है, हम भी जॉब करें ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम। अब ये वर्क फ्रॉम होम का जो प्रचलन है ये कोविड के दौरान ही, जैसे ही लॉकडाउन लगा था, ठीक है, उसी के बाद से ही वर्क फ्रॉम होम किया जाने लगा, क्योंकि कोविड में तो सब कुछ ही बंद था। तो इसी से ही मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लाई जाएगी। और किसके लिए है? महिलाओं के लिए। कितनी महिलाओं को? लगभग 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा, कि घर बैठे वो अपना काम कर पाएंगी और अर्निंग कर पाएंगी। ठीक है, उसके अलावा रीट के जो भी स्टूडेंट्स हैं, रीट के जो भी विद्यार्थी हैं, तो अभी जो हमारा रीट लेवल 2 जो कैंसिल हो गया था, उसी की जगह पे बोला जा रहा था कि 62,000, पहले 31,000 सीटों पे था, अब जस्ट डबल सीटों पर रीट का आयोजन किया
जाएगा। कितनी सीटें हैं? 62,000 हैं। और कब होगा? जुलाई में होगा। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं ना, उनको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, नए अभ्यर्थियों को ही फीस देनी होगी। उसके साथ साथ में ये भी है कि जिस प्रकार से लास्ट टाइम जब आपने रीट का पेपर देने गए थे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली थी, खाना वगैरह ये सब फ्री था, बस के किराए फ्री थे, तो इस प्रकार से भी आपको इस बार भी ऐसी ही फैसिलिटीज़ मिलेंगे। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट समझना है क्या क्या फैक्चुअल क्या क्या बातें ऐड की गई हैं, क्या क्या कुछ नए प्रोविज़न हैं, बस वही आपको देखने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी धांधलियां होती हैं उनके लिए एक एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा ताकि इन धांधलियों को रोका जाए, क्योंकि ये जो चीटिंग्स होती हैं, पेपर लीक होते हैं, इसकी वजह से वैकेंसीज लटक जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा ताकि चीटिंग का पता लगाया जा सके या फिर चीटिंग हो ही ना। ठीक है, और उसके साथ साथ में अगर चीटिंग नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होंगे, टाइम पे हो जाएंगे, तो टाइम पे रिजल्ट भी आ जाएगा और टाइम पे ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो ये कुछ खास है यहाँ पे इस बार के बजट में। आगे चलते हैं, दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए, ठीक है, दिल्ली में एक उदयपुर हाउस है, वहाँ पर 500 युवाओं के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर की कोई भी आके वहाँ पे कुछ समय के लिए रह सकता है और वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठा सकता है। कितने युवाओं के लिए खोला गया है? 500 युवाओं के लिए खोला गया है, बनेगा। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाने की घोषणा की गई है और इस हब में अलग से वुमेन हब भी बनाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाने में कौन सा जिला नहीं है, मतलब आपको 4 दिया जाएगा, 3 में तो है ही और एक अदर आपको दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जयपुर, जोधपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर और कोटा में ये हब बनाया जाएगा। आगे चलते हैं, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी। ये हमारा स्काउट गाइड का जो प्रोग्राम होता है नेशनल लेवल पे, इस बार वो राजस्थान में आयोजित किया जाएगा, रोहट पाली में आयोजित किया जाएगा। नेशनल लेवल पे है जिसमें कम से कम 25,000 के आसपास जो स्काउट गाइड है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बीकानेर, भरतपुर, कोटा, यहाँ पे विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब देखो 3-3 जिले हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, बीकानेर, भरतपुर, कोटा में विज्ञान सेंटर बनाए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि आदिवासी जो भी दलित हैं और आदिवासी समुदाय से हैं, क्योंकि वो जो समुदाय है वो इतना जो बिजनेस होता है उसके अंदर आगे नहीं आता है, तो सरकार एक योजना लेकर आएगी। ठीक है, राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और जैसे कि उनको लोन वगैरह दे दिया जाएगा ताकि वो लोग भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका डेवलपमेंट भी होगा, उनकी ग्रोथ भी होगी, तो इसी वजह से उनके लिए भी ये योजना लाई गई है। 2022 से शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर खुलेंगे। अब ये सेंटर कौन से होते हैं? इस सेंटर के अंदर क्या किया जाएगा, जैसे कि मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि उन लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, किस प्रकार से स्किल्स को डेवलप करना है, ट्रेनिंग कि किस प्रकार से बिजनेस को किया जाता है, वो सारे दाव पेश वगैरह उनको वो सिखाए जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल शब्दों में आप ऐसा बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, विद्युत, ये तो था रोजगार से संबंधित था। अब बात करते हैं विद्युत के क्षेत्र में क्या कुछ खास है। तो हमें तो ये है ना कि बिजली का बिल बढ़ेगा घटेगा, हमें तो बस इतना बता दो ना तो खुश हो जाइए। क्यों खुश होना है? क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि आगामी वर्ष से 100 यूनिट, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई फैमिली जो है 100 यूनिट कंज्यूम कर रही है, उसका उपयोग कर रही है, तो उसमें से 50 यूनिट जो है वो फ्री होंगी। ठीक है, ये तो अच्छा हो गया ना, बिजली का बिल अब से आपके कम आएंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक तो 3 रुपये देना होगा और 150 के बाद 300 यूनिट तक 2 रुपये देना होगा। अगर आप उससे भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं फिर जो नॉर्मल रेट है वही अप्लाई होगा, बट 300 तक आप मान के चलिएगा कि आपका काफ़ी कम आएगा। उसके बाद तो वैसे ही ऑलरेडी कम होता है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे ना तो आपका बिजली का जो बिल है वो अब से घटने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं। अब आप देख रहे हो ना बहुत कुछ खास है। ठीक है, इस बार तो मतलब कमाल ही हो गया है, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। अच्छा है, अगर ये सब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिएगा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में क्या है, आपने चिरंजीवी योजना सुनी है, चिरंजीवी बीमा योजना जो अभी लास्ट ईयर ही स्टार्ट की गई थी, 1 मई से वो लागू हो भी गई थी। 30 अप्रैल तक उसके सारे वो जो फॉर्म थे, जो भी बीमा करवाना चाह रहा था उसको फिल करना था, 1 मई से वो लागू हो गई थी ऑलमोस्ट। ठीक है, देखिएगा तो उसमें पहले क्या था, 5 लाख का कवरेज था। कितना था? 5 लाख।
अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने बोला है कि अब हम आपको देंगे 10 लाख, ठीक है। मतलब कि पहले था कि 50,000 तो नॉर्मल बीमारी और 4.5 लाख जो है अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है उनको फायदा दिया जाएगा। कुछ ऐसे हॉस्पिटल को ऐड किया गया था, मतलब कि कनेक्ट कर दिया गया था चिरंजीवी योजना से। अगर कोई व्यक्ति उन हॉस्पिटल्स में जाके अगर अपना इलाज करवाता है तो उसको 5 लाख तक का कवरेज मिल रहा था। अब ये सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जिस टाइम की गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने जो अचीवमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उसने जो भी काम किए होते हैं वहां से वो क्वेश्चन जरूर डालती है। तो इसी वजह से आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। अब चलते हैं और क्या है, कलेक्टर क्या कर सकता है, चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड। वैसे तो जिन्होंने अप्लाई किया है उनके पास ये कार्ड होगा। मान लीजिएगा किसी फैमिली ने चिरंजीवी बीमा योजना नहीं ली है, ठीक है, उनके पास कार्ड नहीं है, बट उनको फिर भी चाहिए तो वो कलेक्टर को बोल सकते हैं। कलेक्टर को इस बार ये पावर दी गई है कि अगर कलेक्टर कहता है कि इस फैमिली को मुफ्त में इलाज देना है तो वो ऐसा देंगे, ठीक है। कलेक्टर को ये पावर दी गई है। कलेक्टर क्या कर सकते हैं, ज़रूरतमंद व्यक्तियों का इसके कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। अच्छा है, बहुत सारे लोग वंचित रह गए थे, तो अगर इस प्रकार से अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा अगर कलेक्टर कहता है तो, ठीक है। उसके साथ साथ में इस बार आईपीडी और ओपीडी बिल्कुल फ्री, ठीक है। आईपीडी तो नॉर्मल फ्री होता था, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे कि आईपीडी तो होता है जिसमें व्यक्ति जाता है, पेशेंट एडमिट होगा, उसके ऊपर जो भी दवाइयों का खर्च है, एडमिट वगैरह होना करना, वो होता है जिसमें उसको डॉक्टर्स नर्सिस की ज़रूरत है, ठीक है, जो उनकी केयर करेंगे। ये तो है आईपीडी। ओपीडी क्या होता है कि आप गए, आपको कोई तकलीफ थी, आपने दवाई ली, दवाइयाँ लेके आप वापस आ गए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, चाहे आप आईपीडी हैं, ओपीडी हैं, बिल्कुल फ्री है। अगर आप जाते हैं तो आपको पहले पर्ची कटवाने के 10 रुपये या कहीं के ऐसा 5-10 रुपये लिए जाते हैं, तो वो भी नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री है। तो अब आप जब भी जाते हैं हॉस्पिटल तो अगर आप 1 रुपया भी नहीं लेके जाते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। काफी कुछ अच्छा किया गया है इस प्रकार के बजट में। इस बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा की गई है। 5 लाख तक का कवरेज मिलेगा, एक्सीडेंट कवरेज। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इस योजना के तहत 5 लाख का कवरेज मिलेगा, उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे फिर, ठीक है। उसके साथ साथ में एसएमएस अस्पताल जो है, एसएमएस जो हॉस्पिटल है जयपुर का, अब वहाँ पे रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट की जाएगी। हालांकि इससे पहले हो रही है राजस्थान में, कहाँ पे, जोधपुर का जो एम्स है वहाँ पे हो रही है, बट अब से जो एसएमएस है जयपुर का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे भी रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। मतलब कि जो रोबोट्स हैं वो वहाँ पे उनका जो भी है सर्जरी वगैरह करेंगे। अब चलते हैं, अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में 250 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे इस मामले में, चिकित्सा के लेवल पे। चलिए आगे चलते हैं। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को थोड़ा सा क्रमोन्नत करते हुए, ठीक है, 100 नए पीएचसी मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स खोली जाएंगी, ताकि अगर किसी को छोटा मोटा कुछ है तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स में जाके ही अपना इलाज करवा सकता है। उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि दूर हॉस्पिटल में जाना है। तो छोटे छोटे एरिया में कुछ इस प्रकार के पीएचसी खोले जाएंगे ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो। और क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पर रश भी ज़्यादा रहता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो अब क्या किया जाएगा, पीएचसी खोल दिया जाएगा ताकि अगर आपको छोटा मोटा कुछ दिक्कत है तो आप यहीं पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जोधपुर में नवीन डेंटल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो पूछा जा सकता है डेंटल कॉलेज जो है नया कहाँ पे खुलना प्रस्तावित है, तो जोधपुर में है। ये बात हुई हमारी चिकित्सा की। अभी हमने चिकित्सा की बात कर ली है, ठीक है, हमने रोजगार की बात कर ली है, विद्युत की बात कर ली है। ये कुछ बातें हैं जो हम देख चुके हैं कि क्या कुछ खास रहा है इस बार के बजट में। अब देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट होता है, कब तक इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो 3800 सेकेंडरी स्कूल्स को हम सीनियर सेकेंडरी में बदलेंगे, ठीक है। रेगिस्तानी जो जिले हैं 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। ये तो बात हुई कि रेगिस्तानी जो भी जिले हैं, हमारा जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है वहाँ पे 200 नए स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी भी स्कूलों का अभाव है, ठीक है, स्कूल्स अच्छे से डेवलप नहीं है। तो बच्चे मतलब कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पैरा ओलंपिक पदक विजेता, पैरा ओलंपिक कौन से होते हैं, जिनमें अगर कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए जो ओलंपिक्स होते हैं वो पैरा ओलंपिक हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे कि जो भी ओलंपिक जीतता है और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी खिलाड़ी है, अगर वो ओलंपिक जीत रहा है, कोई मेडल ला रहा है, तो उसको क्या किया जाता था, 25 बीघा जमीन और बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती थी, ठीक है, कुछ इनाम भी दिए जाते थे। अब क्या है, अब यहाँ पे पैरा ओलंपिक, अगर कोई खिलाड़ी है जो पैरा ओलंपिक जीत कर आया है, कोई पदक लेकर आया है, तो उसको भी 25 बीघा जमीन दी जाएंगी और वो सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी जो ओलंपिक के खिलाड़ी को दी जाती है। डन। देखिएगा, विजेताओं को ही मिलेगी। जयपुर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित करके एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा है। पूछा जा सकता है कि एजुकेशन जो हब है वो कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो जयपुर में बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज खुलेंगे। अब बात करते हैं, आपको यहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ें हैं बस एक नज़र मारनी है, और बाकी जैसे आपका एग्जाम होगा ना तो आप इनको करंट में ही पढ़ लोगे, ठीक है। बट यहाँ से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अच्छा ऐसी योजना आने वाली है, आगे आने वाले समय में आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे योजनाएं देखने को मिलेंगी, तो आपका वहाँ पर थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि आपने पहले से इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं 2013 में स्थापित मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय, ये जोधपुर में है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। डन। प्रत्येक जिले में रीडिंग रूम बनाया जाएगा, किस नाम से, सावित्रीबाई फूले इस नाम से रीडिंग रूम बनाया जाएगा, या आप लाइब्रेरी वगैरह बोल सकते हैं। जयपुर जोधपुर में 20-20 करोड़ की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी, ठीक है, पैरा खेल अकादमी दिव्यांगजनों के लिए ये स्थापित की जाएगी। जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो जब भी जैसे जैसे एस्टेब्लिश होने वाले होंगे तो आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। डन। देखो आगे चलते हैं, औद्योगिक की इंडस्ट्री के लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पचपदरा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में यहाँ पे 32 औद्योगिक क्षेत्र मतलब कि रीको की स्थापना की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे CISF क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसी की तर्ज पर यहाँ पे RISF का भी गठन किया जाएगा, ठीक है, ताकि एक सिक्योरिटी फोर्स रहेगी जो पूरा नज़र रखेगी इस एरिया पे। इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे कि आप बोलोगे कि मैम ऐसे आपने पर्टिकुलर तो बताया नहीं कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या कुछ है, ना तो यहाँ पे पुलिस की वैकेंसीज है, ना यहाँ पे SI की, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे अगर कोई भी हब बनाया जा रहा है या कहीं पर कोई डेवलपमेंट किया जा रहा है या फिर जैसे कि कोई भी सेंटर बनाया जा रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर लोगों की आवश्यकता तो होगी ना, तो टाइम टू टाइम उसके हिसाब से वैकेंसीज आती रहेंगी। तो इस बार के बजट के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे ना तो वैकेंसीज बहुत सारी हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी और उसके साथ साथ में यहाँ पे RISF इसका गठन किया जाएगा। अब इसका गठन किया जाएगा तो पुलिस कर्मियों की भर्ती हो जाएगी ना, तो देखो यहाँ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा के लिए क्या किया है, रोड सेफ्टी एक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। उसके तहत हम राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन करेंगे और जिससे क्या होगा कि रोड सेफ्टी मतलब थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार से रोड सेफ्टी रखनी है ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो। डन। और ये कुछ एरिया है, इनको हम यहाँ पे विकसित करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, सामाजिक सुरक्षा। इसके अंदर क्या है कि समाज के लिए आप क्या कुछ खास कर रहे हैं, जो भी हमारी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके लिए आप यहाँ पे क्या कुछ खास कर रहे हैं। देखिएगा, SC ST विकास के लिए विकास कोष, इनका जो डेवलपमेंट फंड होता है उसको 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया है। मतलब जो पहले 100 करोड़ था अब वो कितना है, 500 करोड़ है। डन। उसके अलावा आर्थिक पिछड़ा वर्ग, जिसके लिए इन्होंने अभी कुछ समय पहले आरक्षण भी दिया है, उसके लिए एक कोष बनाने की घोषणा की गई है। कितना होगा, 100 करोड़ का होगा। इंदिरा रसोई की संख्या, कुछ भी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सरकार एक योजना लेकर आई थी इंदिरा रसोई। तो उसकी जो संख्या है वो 358 से बढ़ाकर 1000 की जाने की घोषणा है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। उसके साथ साथ जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर खोला जाएगा, जामडोली जयपुर में खोले जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। जल्द ही इसको बनाया जाएगा।
यहाँ पे किसी को कोई फास्ट लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो करके पीछे देख सकते हैं फिर से, ठीक है। बस जस्ट समझना है क्या कुछ खास आपके लिए यहाँ पे रहा है। उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बेघर हो जाते हैं, वृद्धजन हैं, वो काफ़ी बूढ़े हैं जिनको उनके बच्चों ने निकाल दिया है या जिनकी फैमिली नहीं है, ठीक है। उन व्यक्तियों के लिए जैसे कि जो वृद्ध आश्रम वगैरह होते हैं उसी के जैसा ही अपना घर एक संस्था है, ठीक है, जिसके हर सिटी में अलग अलग क्या है ऐसे अपना घर टाइप के ऐसे घर बने हुए हैं जहाँ पे वृद्धजन है, बेघर है, वो रहते हैं, ठीक है। उसी की तर्ज पर सरकार क्या करने जा रही है, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना ये क्या जाना प्रस्तावित है, जिसमें इन व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए एक घर बनाया जाएगा ताकि वो वहाँ पे आराम से रह सके, उनको फिर वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो उनको उनके अपने घर में मिलती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बालिका शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास खोले जाएंगे ताकि लोग जो है अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनको बाहर भेज सके, क्योंकि अभी तक यही है कि लोग अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो इसी के लिए सरकार क्या करने जा रही है, बालिका शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास खोलने जा रही है, ठीक है। तो ये खोले जाएंगे। आगे चलते हैं और क्या कुछ खास है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब देख रहे हैं मातृत्व पोषण तो माँ और बच्चे से संबंधित है। इसके अंदर क्या है कि दूसरे अगर किसी कपल को दूसरा बेबी होता है, दूसरा बच्चा होता है, तो उसके बाद उसको 5 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। कितने हज़ार रुपये दिए जाते हैं, 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। कितने चरणों में, 5 स्टेप्स में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, पहले तो ये क्या थी, ये जो योजना है वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां, सिर्फ इन्हीं जिलों में ही वो लागू थी। अब इन्होंने बोला है कि अब क्या किया जाएगा, अभी पूरे प्रदेश में लागू होगी। तो अब इससे क्या होगा कि जो लोग इनके बारे में अच्छा सा, मतलब कई बार होता है ना कि हमें पैसे मिल रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या है कि कोई बात नहीं बच्चा ही कर लो, पैसे तो मिलेंगे ना 6,000 रुपये, बट उनको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में 6,000 कितना चलेंगे। 6,000 तो कुछ समय के लिए 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और दिए भी कैसे जाएंगे, स्टेप्स में दिए जाएंगे। तो बस इसी के लालच में लोग कर लेते हैं, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि इससे थोड़ा सा जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देगी सरकार, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं की तो बल्ले बल्ले हो गई है, ठीक है। महिलाएं तो एकदम से खुश, मतलब ये बजट देख के तो झूम गई होंगे कि अच्छा घर वाले तो दिलाते नहीं हैं, चलो अच्छा है सरकार ने ही दिला दिया, ठीक है। कितनी महिलाओं को, 1,33,00,000 महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, अब इसमें और अच्छा कर दिया, क्या कर दिया कि थोड़ा डिजिटल करने की कोशिश करेंगे। अब डिजिटल कैसे होगा कि उनको थोड़ा सा इंटरनेट दिया जाएगा ताकि वो फ़ोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ोन अगर फ़ोन सीधा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई इस्तेमाल तो होगा नहीं, उसका कोई यूज़ ही नहीं आएगा। तो इंटरनेट देना बहुत ज़रूरी है ना, तो इंटरनेट से ही फ़ोन में जान आएगी, ठीक है। तो क्या किया गया है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, इसके तहत 33 लाख जो चिरंजीवी परिवार की महिलाएं हैं जिन्होंने चिरंजीवी बीमा योजना ले रखा है, उनकी महिलाओं को 3 साल का इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल फ्री, ठीक है। मतलब स्मार्टफोन के साथ आपको इंटरनेट भी मिलेगा। आपको घर वालों को तो 3 साल तक परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना 2 महीना होता तो चलो ठीक था, अब भी इन्होंने 3 साल दे दिया है। आराम से ऐश करें, आराम से फ़ोन चलाएं, इंस्टा, फेसबुक, ठीक है, यूट्यूब, कुछ भी चलाते रहो, ठीक है। तो बस वही है, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है। फ्री फंड का फ़ोन वगैरह दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ में कुछ हमारे ऐसे पत्रकार हैं, ठीक है, जो कि गैर अधिस्वीकृत हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको कोविड पैकेज का लाभ दिया जाएगा। कितना मिलेगा, 50 लाख का पैकेज दिया जाएगा। आगे चलते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या गया है। बेसिक में वही जैसे कि पेयजल है, सड़क है, इन सब का विकास वगैरह इन सब की बात की जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि हर जिले में ना 3 सड़कों को रिपेयर किया जाएगा। जब आप यहाँ पे देखोगे ना तो हर कहीं रिपेयरिंग की ही बात की गई है, ऐसा नहीं कि सड़कें दोबारा से बनाई जाएंगी, नहीं, रिपेयरिंग की जाएंगी जो कुछ समय के बाद फिर से ख़राब हो जानी है, ठीक है। उसके साथ साथ में जो सिंधी कैंप है ना, सिंधी कैंप जो जयपुर में है, उसको एक IST भी बनाया जाएगा, मतलब कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल के तौर पे विकसित किया जाएगा। वहाँ से आपको फिर हर स्टेट के लिए बस मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जयपुर जा रहा है क्योंकि हमारी कैपिटल है, तो वहाँ से हर व्यक्ति को हर स्टेट के लिए बस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंधी कैंप बस स्टैंड को इंटर स्टेट बस टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा। डन। उसके साथ साथ में जयपुर में अजमेर रोड, दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस स्टेशन भी बनाए जाएंगे।
आगे चलते हैं पेयजल और जल संसाधन की, इसको लेकर क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ प्रोविजन है, तो देखिएगा यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने की बात की गई थी। तो उसी के तहत क्या किया गया है कि डीपीआर बना के दी जाए, देखा जाएगा कि कितने घरों को दे दिया गया है, कितने घर और रिमेनिंग है, उनके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए काम किया जाएगा। उसके साथ साथ में जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन शहरों को राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू करने की घोषणा की गई है कि इनको अब स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि पीएम मोदी जी ने भी बोला था कि हम क्या करेंगे कि अलग अलग राज्यों के कुछ शहरों को, चुनिंदा शहरों को चुना जाएगा और उनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। वैसे ही अब क्या है कि राजस्थान में ये जो हमारे जिले हैं इनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, ये पूरा सरकार की तरफ से रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT मतलब कि इंटरस्टेट बस टर्मिनल हब के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना, इसका विस्तार करते हुए यहाँ पे एक और यूनिट बनाई जाएगी। कितने मेगावाट की? 800 मेगावाट की। ठीक है, और क्या है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित ये रहेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। कहाँ पे तीसरी यूनिट लगाई गई है? काली सिंध झालावाड़ में। कितने मेगावाट की? 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल आपकी ये यूनिट रहेगी। अब चलते हैं वन और पर्यावरण, इनको लेकर क्या कुछ खास किया गया है। पर्यावरण एक हमारा बहुत अहम हिस्सा है, हम इससे जुदा नहीं हो सकते हैं। अगर हमें रहना है, सरवाइव करना है, तो हमें इसका ख्याल रखना होगा, इसी से ही हम हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए क्या किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, ये हमारे कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। इनके अंदर बोटनिकल गार्डन्स बनाए जाएंगे। ठीक है, बोटनिकल गार्डन बना के कुछ ऐसे हमारी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जीवों की प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उनको सिक्योरिटी देना, उनको कंजर्व करके रखा जाएगा। सांभर झील के संरक्षण और विकास के लिए सांभर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं हमारे यहाँ पर 2 रामसर साइट हैं, एक तो है केवला देव, ठीक है, राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार, और दूसरा है सांभर लेक। ठीक है, ये रामसर साइट है क्योंकि ये आदर नम भूमि के अंदर, वेटलैंड के अंदर आती है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ पे इसको कंजर्व करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए सांभर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। ठीक है, ताकि इसको कंजर्व किया जा सके। वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो वन्य जीवों को भी गोद ले सकता है। अभी तक तो क्या है कि कोई भी इंसान है वो जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई, काऊ है, कैमल है, इन सबको ही गोद लेता है। अब अगर ये स्पॉन्सरशिप, अगर ये स्कीम शुरू की जाती है तो इसके तहत वन्य जीवों को भी गोद लिया जा सकेगा। ठीक है, जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो पार्क है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जयपुर में बनाया जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? आज के टाइम में जब हम डिजिटल की बात करते हैं ना, तो उसके साथ साथ में ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि हमारे फ़ोन पुराने हो गए तो हमने कबाड़ में फेंक दिया है, इवन बहुत सारा सामान है, टीवी खराब हो गया तो उसको फेंक दिया है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर देते हैं। तो अगर इतना सारा आने वाले समय में हम डिजिटल तो हो गए, बट हमारे सामने जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो उसको रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। पर्यटन को लेकर क्या कुछ खास किया गया है। पर्यटन विकास की राशि को 500 करोड़ से 1000 करोड़ बनाया गया है, ताकि बहुत सारे ऐसी हमारी इमारतें हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको डेवलप करेगी ताकि पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि पर्यटन से भी तो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है ना। तो इसके लिए बहुत खास हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो इनकम है गवर्नमेंट की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पर्यटकों की सहायता और सुरक्षा के लिए 500 पर्यटन मित्र भर्ती की जाएगी। अब देख लो, जैसे ई मित्र वगैरह है, वैसे ही यहाँ पे इनकी भी भर्ती की जाएगी, जिससे उनको भी तो रोजगार मिला ना। तो आप देख लीजिएगा, रोजगार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु वागड़ टूरिस्ट सर्किट का विकास किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पहले भी सुना है गोड़वाड़ सर्किट वगैरह, वैसे ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? हम जानते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को हम वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, तो बस उसी से ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पे वागड़ टूरिस्ट सर्किट का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आए।
कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो आज के टाइम में साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सोशल जो मीडिया है अगर हम उसका इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्राइम बढ़ना भी स्वाभाविक है, ठीक है। तो साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में चित्तौड़गढ़ है, मेड़ता सीकर, यहाँ पे विशेष न्यायालय खोले जाएंगे। किसकी तर्ज पर? पोक्सो एक्ट की तर्ज पर यहाँ पे खोले जाएंगे। तो यहाँ से ना आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए ये थोड़ा सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाएगा। हर जिले में साइबर सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन ओपन किए जाएंगे। तो ये वही वाली बातें हैं, बस आप इनको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये खास बात है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्मचारियों के लिए जो पेंशन स्कीम है वो थोड़ी बंद कर दी गई थी। तो अब क्या किया गया है, फिर से उसको लागू किया गया है 1 जनवरी 2004। और उसके बाद अगर सभी नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन ही दी जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। उसके साथ साथ में जो भी हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं ना जो अर्ध सरकारी जिनको हम बोल देते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं। तो इस बार से खास किया गया है कि उनका जो वेतन है उसमें 20% की वृद्धि की जाएगी। काफ़ी अच्छा है। मतलब आप जब इस बजट को देखेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि हर वर्ग को खुश किया गया है, ठीक है। हर एक के लिए नए नए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। और अब देखना ये है कि कितना कुछ अप्लाई होगा, कितने समय में अप्लाई होगा और इनका जो लाभ है, क्योंकि ये तो देखो 1 अप्रैल 2022 से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएंगे। बाकी जो हम देख रहे हैं कि जो प्रस्तावित हैं उनको हम देखते हैं कब तक रहेगा। उसके साथ साथ में सुशासन विभाग यहाँ पे 400 कॉल सेंटर से बढ़ाकर 1000 सीटर कॉल सेंटर की घोषणा की गई है। 181 सीएम हेल्पलाइन की घोषणा की गई है। आपको जब भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं। तो क्या था कि इतनी सारी जनसंख्या है तो हर एक की शिकायत नहीं पहुंच पाती थी, इसी वजह से इनकी संख्या को बढ़ाया गया है, ताकि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी प्रॉब्लम को सुनने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, SIPF का गठन किया गया है, गठन किया जाएगा। स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण जयपुर में किया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो इस बार के बजट में कुछ खास हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे के जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्चुअल कंसेप्ट आगे की जो बातें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई हैं, वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप उनको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं में से योजनाएं बनकर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाएंगी। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। जो कृषि बजट है, जो इस बार का पहला कृषि बजट है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट।